हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास यादव। यू आर वाचिंग कृष्णा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर है, रिलेशन। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से दिया हुआ है, लेकिन पढ़ते समय क्या है कि रिलेशन को हम लोग अलग पढ़ते हैं, फंक्शन को अलग पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिलेशन। और कुछ वार्निंग्स में स्टार्टिंग में दे दूं कि जो रिलेशन एंड फंक्शन है आपके 12th के मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा कम बचता है बच्चों को, लेकिन प्लीज इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए। ये आपको आगे चल के जो है बाकी लोगों से अलग करेगा। तो रिलेशन को स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 का जो चैप्टर है। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं 11th के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। आप लोगों ने 11th में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था इस चैप्टर के पहले, इस चैप्टर में ही था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था ध्यान रखिएगा। इसका डेफिनेशन मैं बोलूं अगर तो, अगर दो सेट्स हैं ए एंड बी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, वो स्मॉल ए कामा बी है, उसके एलिमेंट्स हैं, सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी से। अभी वो डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक कर्ली ब्रैकेट में ए कामा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि ये, अगर मैं ए क्रॉस बी के बारे में बात कर रहा हूं तो जो ए है, पहला वाला जो एलिमेंट है वो इस सेट का होगा, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो इस सेट का होगा। यहाँ पे ए बी सेट्स हैं और स्मॉल ए बी जो है उसके एलिमेंट्स हैं, सच दैट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अच्छा, अगर सिमिलरली मैं बी क्रॉस ए लिखना चाहूं तो बी क्रॉस ए जो होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब आपको पहले बी लिखना होगा और फिर ए लिखना होगा, और ये ऐसा होगा कि जो बी होगा वो एलिमेंट ऑफ बी होगा और जो ए होगा वो एलिमेंट ऑफ ए होगा। तो मेरे ख्याल से अब ऑर्डर के बारे में आप समझे होंगे कि ऑर्डर पेयर का क्या मीनिंग था। और अच्छे से इसको फिल करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेट ए ले लिया, सेट ए ले लिया मैंने 1 2, और मैंने एक सेट बी ले लिया, कुछ एक्स वाई ले लिया। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। दैट मीन्स 1x के साथ जाएगा, 1y के साथ जाएगा, 2x के साथ जाएगा, 2y के साथ जाएगा। और बेहतर इसको समझने के लिए आप एरो डायग्राम का यूज कर सकते हैं। ए बी, ए क्या है आपका 1 2, बी क्या है आपका एक्स वाई, तो 1x के साथ जाएगा, 1y के साथ जाएगा, 2x के साथ जाएगा एंड 2y के साथ जाएगा। इसमें क्या क्या हमको मिलेगा बेटा? 1x, फिर 1y, और फिर हमको क्या मिलेगा? 2x 2y। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा जो ऑर्डर पेयर है, ये 4 ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है, वो इस एक सेट के, जो कि ये क्रॉस बी है, उसके एलिमेंट्स है। तो ऐसा आपका हो सकता है कि ये ऑर्डर पेयर किसी ने यहाँ पे लिखा हो, ये वाला ऑर्डर पेयर किसी ने यहाँ पे लिखा हुआ, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम से लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, ये 1 कामा एक्स को आप x कामा 1 नहीं लिख सकते इस केस के लिए, ये आपको ध्यान देना है। तो इस ऑर्डर का सही से तरीके से लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बी क्रॉस ए लिख दो, तो बी क्रॉस ए लिखना है। अब बी का एलिमेंट आपको पहले लिखना पड़ेगा, तो दैट मीन्स x1 के साथ जाएगा, x2 के साथ जाएगा, x1 के साथ जाएगा, x2 के साथ जाएगा, ऐसे y1 के साथ जाएगा, और y आपका किसके साथ जाएगा बेटा? 2 के साथ जाएगा। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि कैसे मैं लिख रहा हूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए ही लिखा जा सकता है। अगर आप चाहें तो ए क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, मतलब किसी सेट का खुद के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या है, ए का ए के साथ ले रहे हैं, सिंपली ए, और इधर भी ए है। ए आपका क्या है जो हमने लिया हुआ है? 1 2 1 2, तो 1 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ जाएगा, 2 1 के साथ जाएगा, 2 2 के साथ जाएगा। तो इसमें आपको कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिलेंगे? 1 1 1 2 2 1 2।
तो इस तरीके से जैसे ए क्रॉस ए मैंने लिखा है वैसे आप बी क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखना है। ये आपका 11th में आपने किया हुआ था, फिलहाल अभी जरूरी था तो इसलिए मैंने इसका रिवीजन थोड़ा सा आपको कराया। लास्ट में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक चीज आपने पढ़ा था कार्डिनल नंबर। तो अगर मैं कहता हूं कि एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो देखिए ए क्रॉस बी में कितने 1 2 3 4। तो इसका एक फार्मूला आप याद रखना सिंपली, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। दैट मीन्स ए में कितने एलिमेंट है आपके 1 2 2 इंटू इसमें कितने हैं 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ये एक फार्मूला है जो आप ध्यान दे सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अब हम लोग रिलेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली रिलेशन का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो अगर ऐसे ही दो सेट है ए एंड बी, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स ए और बी अगर दो सेट है तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है कुल मिला जुला के जो ए क्रॉस बी होता है उसका सबसेट होता है। तो अगर हमको इसको लिखना है रिलेशन का डेफिनेशन तो सिंपल सा है, a relation from A to B is a subset of A cross B। ये आपको ध्यान देना है। तो जो भी R होता है वो आपका A क्रॉस B का सबसेट होता है किन्हीं दो सेट A और B में। अगर आप लिखना चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, सबसेट का साइन याद होगा 11th में पढ़े हैं आप लोग, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, अब इस रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकली एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसकी मदद से सीखते हैं। आजकल रामायण आ भी रहा है टीवी पे, तो वो जो रघुवंशी परिवार था राम जी का, उसके मैं दो सेट्स लिख रहा हूँ उनसे रिलेटेड, एक उनके यहाँ के मेल्स का और एक फीमेल्स का। तो अगर मैं मेल्स का सेट लिख रहा हूं, एक मेल का सेट है और एक फीमेल का सेट है, ठीक है। तो जब मैं मेल के सेट के बारे में बात करूंगा तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, दशरथ जी आएंगे, फिर राम थे आपके, फिर लक्ष्मण थे, राम थे, लक्ष्मण थे, भरत शत्रुघ्न। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। और फीमेल में अगर हम लोग बात करें तो कौशल्या थी, कौशल्या के बाद कैकेयी थी, फिर सुमित्रा थी, और ये तो आपके दशरथ की रानियां थी। फिर राम की बात जब आती है तो सीता, उर्मिला, मांडवी और एक थी श्रुत कीर्ति। तो ये उस राजघराने की मेल है और उस राजघराने के फीमेल है। अब जैसे अगर मैं इसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात, इसको ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसको बी की तरह। तो अगर मैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालेंगे तो दशरथ के साथ सभी आएगा, राम के साथ सभी आएंगे, लक्ष्मण के साथ सभी आएंगे, भरत के साथ सभी आएंगे, शत्रुघ्न के साथ सभी आएंगे। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, देखिए 3 2 5 और इधर कितने हैं 7, तो 5 × 7 35 ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन अब मैं एक रिलेशन बोल रहा हूं, एक ऐसा संबंध बोल रहा हूं जिसके हिसाब से आपको ऑर्डर पेयर लिखने हैं। और वो रिलेशन में ये बोल रहा हूं कि जो सेट ए के मेल्स हैं वो आपके सेट बी के जो फीमेल्स हैं उनके हस्बैंड होंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं तो अब आप देखिए दशरथ किसके हस्बैंड थे, कौशल्या के, कैकेयी के, सुमित्रा के। अब एक पर्टिकुलर, क्योंकि मैंने रिलेशन बोला है, एक कंडीशन दे दी है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। राम किसके हस्बैंड थे, सीता के। लक्ष्मण किसके हस्बैंड थे, उर्मिला के।
और भरत किसके हस्बैंड थे? मांडवी के। और शत्रुघ्न किसके हस्बैंड थे? श्रुतकीर्ति के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले, 3 यहां से मिल गया, 4 यहां से मिल गया, 7 ऑर्डर्ड पेयर मिले। लेकिन ये जो 7 ऑर्डर्ड पेयर मिले, अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो कि एक रिलेशन है और वो A क्रॉस B का ही तो सबसेट है, A क्रॉस B में तो सारे आए होंगे, तो उसी में से कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर हमने ले लिए उस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे थे, और वही आपका A से B में क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है जो समझाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है बच्चों को। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन क्या होता है। और हाँ, एक चीज, अगर जैसे दिया है A, B इज एलिमेंट ऑफ R, ऐसा दिया है, इसका मीनिंग ये होता है, इसको हम लोग रीड ऐसे करते हैं, A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो कि R का एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग इसको कहेंगे A इज नॉट रिलेटेड टू B। कैसे बोला जाएगा? A इज नॉट रिलेटेड टू B। और ये क्या बोला जाएगा? A इज रिलेटेड टू B। तो ये आपको इस तरीके से आप इसको ध्यान देना है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हमारे पास सेट A एंड B है तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं? तो जितना हम लोग अभी जानते हैं कि R जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो मान लेते हैं, लेट कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A m था और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B जो था वो n था। तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा? अगर इस हिसाब से हम लोग लिखे तो m इंटू n होगा। ओके, और अब मुझे ये पता है कि A क्रॉस B में इतने एलिमेंट है mn, और आप जानते हैं लास्ट ईयर पढ़े थे कि नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट के कितने होते हैं, तो 2 का पावर n आपने पढ़ा था। n जो होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट होता था। तो यहाँ पे क्योंकि R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है, दैट मीन्स जो आपका रिलेशन होगा उसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं वो डिसाइड होगा इस m इंटू n से। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B ये आपका होगा बेटा 2 का पावर mn। दैट मीन्स 2 का पावर mn इतने रिलेशन पॉसिबल होंगे A क्रॉस B के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 रिलेशन ऐसे आएंगे, एक तो फाई आएगा क्योंकि आप पढ़े हैं फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और एक वो खुद जो सेट होता है वो भी सबसेट होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये 2 सेट्स ऐसे इसमें मिलेंगे जिनको हम लोग ट्राइबल रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइबल रिलेशन। वो भी रिलेशन होते हैं, उनको हम लोग ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे जो हमको पढ़ना है वो डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन पढ़ना है। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है बेटा? डोमेन एंड रेंज। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं ओरली आपको बता दूं, जैसे कोई सेट A एंड B होता है तो A कामा B जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, वो जो ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आप लिखते हैं उसके जो पहले एलिमेंट होते हैं वो उस रिलेशन का डोमेन कहा जाता है, और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो उसका रेंज कहा जाता है। अभी अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से हमको लिखना है तो डोमेन हम कैसे लिखेंगे? कोई रिलेशन हमारे पास सपोज करिए R है, उसका जो डोमेन होता है, वो जो डोमेन होता है, और ऑर्डर पेयर ऐसा कुछ मान के चल रहे हैं कि A कामा B है, A सच दैट हमको मतलब वो A के बारे में बात करना है, A कामा B इज एलिमेंट ऑफ R। और सिमिलरली जो रेंज के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें B सच दैट A कामा B इज एलिमेंट ऑफ R। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए एक रिलेशन लिखा है 1 1, कुछ भी ऐसे मैंने ले लिया 1 3, और उसके बाद 2 3 4 9।
ऐसे मैंने लिख लिया। इसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं। मैं आपसे पूछूं बेटा इसका डोमेन बता दो। डोमेन, इसका अगर मैं डोमेन आपसे पूछूंगा तो सिंपल, आपको केवल ए लिखना है पहले कंपोनेंट। वन है, फिर से वन है, तो क्योंकि अब ये वन इसका एलिमेंट है तो सेट में दो एलिमेंट को, सॉरी एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया, इसका डोमेन हो गया। और अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो रेंज में जो सेकेंड कंपोनेंट होता है आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, और 9 हो गया। ये इसका क्या हो गया बेटा, रेंज हो गया। अच्छा, एक वर्ड और आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन को भी मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। सपोज करिए मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें कुछ एक्स वाई जेड था, और हमने क्या किया, एक ऐसे रिलेशन मैंने बनाया, 1x से रिलेटेड है, 2bx से रिलेटेड है, 3y से रिलेटेड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन आप क्या बताएंगे, 1 2 3 बताएंगे। मैं रेंज पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, x एंड y बताएंगे। अब आपको ध्यान देना है कि कोडोमेन क्या है। तो कोडोमेन में क्या होता है कि इसके जो बचते हैं ये सारा कुछ x y z ये पूरा कोडोमेन है। और जब रेंज का बात आएगा तो रेंज में हम वही लिखेंगे जो उससे रिलेटेड मिलेगा। जैसे x एंड y, x y ये दो एलिमेंट रेंज में आएंगे, कोडोमेन में x y z तीनों आपका आ जाएगा। आगे इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमको सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 5 एंड एक सेट बी दिया है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 6 8 जो भी आपको दिख रहा है। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा x इज रिलेटेड टू y, मतलब इससे रिलेटेड एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, x इज रिलेटेड टू y, दैट इंप्लाइज दैट x डिवाइड्स y, मतलब जो x होगा वो y को डिवाइड करेगा। ऑर्डर पेयर में पहले आप x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, और इस तरीके से लिखना है कि जो x है वो y को डिवाइड करे। तो देखिए इसमें कितने हम लोगों को मिल सकते हैं, और फिर डोमेन रेंज वगैरह हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात करूं जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसमें मैं अगर 2 के साथ कहूं तो क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं। 2 2 को डिवाइड करेगा, यस। 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं। 2 के साथ देख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, यस। 2 6 को डिवाइड करेगा, यस। 2 8 को डिवाइड करेगा, यस। ये 2 के साथ मिल गए। फिर 4 के साथ देखो, 4 1 को डिवाइड करेगा, नहीं। 4 2 को डिवाइड करेगा, नहीं। 4 3 को डिवाइड करेगा, नहीं। हाँ, 4 4 को डिवाइड करेगा, और 4 6 को नहीं डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा। क्या 5 किसी को डिवाइड कर सकता है उसमें से, किसी को नहीं डिवाइड करेगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए हमको इतने ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। पहले ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख लिए, अभी हमको क्या लिखना है, डोमेन। तो जो डोमेन होगा बेटा, सिंपल आपको पहले एलिमेंट लिखने हैं। तो पहले एलिमेंट में 2 है, अभी 2 फिर से दिख रहा है, लेकिन हम लोग उसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक एलिमेंट को सेट में एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं। फिर दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, इसमें 4 मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं रेंज के बारे में पूछूं तो बहुत आराम से आप बता सकते हो रेंज क्या होगा। एक तो 2 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, फिर 8 मिल रहा है, फिर से 4 मिल रहा है तो फिर से 4 नहीं लिखेंगे, फिर से 8 मिल रहा है तो भी नहीं लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया बेटा, इसका रेंज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑन अ सेट। सपोज करिए मेरे पास एक सेट ए है जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कैसे निकालना है वो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। किसी सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए। तो वो एक रिलेशन कहा जाएगा उस खुद सेट पे, उस सेट के ऊपर एक रिलेशन कहा जाएगा। तो इसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 उसके एलिमेंट है। कहता है डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट ए बाय आर। आर दिया है x, y ऑर्डर पेयर जो होंगे सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1, ये रिलेशन दे रहा है। और आपको फाइनली इसमें पूछा क्या गया है, डोमेन एंड रेंज। चलिए पहले वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सेट ए है और उस सेट में ही जो रिलेशन लिखना है उसके लिए ये कंडीशन का फुलफिल होना बड़ा जरूरी है, y इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पे ध्यान रखिएगा x क्या है उस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, y क्या है उस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट है। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन के हिसाब से लिखें तो क्योंकि x पहला एलिमेंट है तो x इसमें से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6,
और अगर उसके लिए बारी बारी से हम लोग x का एक एक वैल्यू रखें, सपोज करिए x मैंने 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, x 1 रखेंगे तो यहाँ पे y आप देख सकते हैं 1 + 1 2 आ जाएगा। x मैंने अगर 2 रखा तो y आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x मैंने 3 रखा तो +1 करना है आपको, y 4 मिल जाएगा। x मैं 4 रख सकता हूं तो y मुझे 5 मिलेगा। x मैं 5 रख सकता हूं तो y मुझे 6 मिलेगा। हाँ, x मैं 6 भी रख सकता हूं, y मुझे 7 मिल जाएगा। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले ध्यान दीजिएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। अब इतने तो ऑर्डर पेयर हमको मिले, लेकिन इसमें रिलेशन जो उस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहे हो और इसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए, सेट के बाहर के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ऐसे कितने हैं? क्या 1 2 जो है वो सेट में 1 सेट में है? हाँ, 2 सेट में है, बिल्कुल है। 1 2 है, ऐसा 2 3 के साथ आप देख सकते हैं, ऐसा 3 4 के साथ देख सकते हैं, ऐसा 4 5 के साथ देख सकते हैं, ऐसा 5 6 के साथ देख सकते हैं। लेकिन जैसे आप 6 7 पे जाते हैं, 6 तो इस सेट के अंदर का एलिमेंट है, लेकिन 7 इस सेट के अंदर का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो है ये आपका रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक सेट के अंदर ही एक रिलेशन लिख लिया। और इसका अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या होगा बेटा? जो पहले एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ये डोमेन हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे रेंज लिखने के लिए कहूंगा तो रेंज में दूसरा एलिमेंट होता है 2 3 4 5 एंड 6। और फाइनली इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास दो सेट ए एंड बी है और उनके बीच में हमने एक रिलेशन आर लिखा है जो कि ए से बी में है, तो जो उसका इनवर्स होता है वो बी से ए में एक रिलेशन होता है, उसका इनवर्स जो होता है। और उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? उसको हम लोग डिफाइन, ये तो इसका रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है आर का पावर -1 जो इनवर्स का होता है, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर। दैट मीन्स अगर ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर आर का एलिमेंट होगा तो जस्ट उसका जो अपोजिट ऑर्डर पेयर होगा वो आर इनवर्स का ऑर्डर पेयर होगा। अब हम लोग इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ आर होगा वही आपका रेंज ऑफ आर इनवर्स होगा, और जो रेंज ऑफ आर होगा वही आपका डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रिलेशन मैंने ले लिया 1 3 2 4 5 9। अब जरा इसका मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा पहले डोमेन नहीं, पहले इसका इनवर्स लिखते हैं, आर इनवर्स लिखिए। तो आर इनवर्स लिखना है तो आप क्या करोगे, 3 1, जस्ट ऑर्डर चेंज करना है, 4 2 9 5, ऐसे आप लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं पूछूं डोमेन ऑफ आर क्या है, तो डोमेन ऑफ आर अगर आप लिखना है तो आर के पहले एलिमेंट लिखिए 1 2 5। और अगर आपसे मैं पूछूं कि रेंज ऑफ आर क्या है, तो रेंज ऑफ आर जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 3 4 9 ये लिखेंगे। और ऐसे अगर मैं पूछूं डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स में क्या आएगा बेटा, 3 4 9। और अगर मैं आपसे कहूं रेंज ऑफ आर इनवर्स लिखिए, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स जो होगा आप देख सकते हैं यहां से 1 2 5 1 2 5। तो अगर आप ध्यान से देखिए जो डोमेन ऑफ आर है वही रेंज ऑफ आर इनवर्स है, जो रेंज ऑफ आर है वो आपका डोमेन ऑफ आर इनवर्स है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ये तो आपका क्लास 11th का थोड़ा सा रिवीजन हो गया जो कि आप लगभग भूल चुके होंगे, और आई होप ये लेक्चर आपने पूरा लास्ट तक अच्छे से देखा होगा, तो आपको 11th का जो बेसिक है वो सब याद आ गया होगा। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग 12th का जो कोर्स सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे।